Hi guys, I hope you all are doing good and I hope you all are safe back at your houses. So मुझे ऐसा लगता है कि finally the D-Day has come जिसका सबको सबको बहुत eagerly wait था, आप लोगों को भी, teachers को भी, schools को भी. So क्यों wait था? Because your particular batch is the longest batch in the history. Why? Because बहुत time से बहुत टाइम हो गया अभी आपके बैच को. कुछ स्कूल्स में ना इस पर्टिकुलर ट्वेल्थ आपके पर्टिकुलर ट्वेल्थ के बैच को ना बोला जाता है अरे 13th बैच. ओके, बिकॉज यू ऑल नो करेंटली पीपल आर डीलिंग विद टू बैचेस ऑफ ट्वेल्थ. कुछ स्कूल्स में बोला जाता है कि अरे ये बैच तो ओल्ड ट्वेल्थ बैच है. सो व्हाट आई थिंक इज दैट योर बैच इज द मोस्ट स्पेशल बैच, right? So keeping this thing in mind, first of all, I want to wish you all the very best, okay, for your upcoming board exams. और आई थिंक आप में से कुछ लोग इस वीडियो को तब देखेंगे जब आप लोग शायद आपका एक हाथ पेपर देके घर भी आ चुके होंगे, राइट? सो आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन टुडे, wherein we are going to talk about the most probable 15 MCQs, the 15 multiple choice questions that you are going to likely get in your CUET exam of psychology. Right? So let us begin with our first chapter of psychology and with its MCQs. ठीक है? तो जैसे कि आप सबको पता है हमारा फर्स्ट चैप्टर is all about variations in psychological attributes, which is again a beautiful chapter. So let us talk about the very first question. ठीक है? तो पहला क्वेश्चन ये कहता है कि the central thesis of this therapy is that irrational beliefs mediate between the antecedent events and their consequences. ठीक है, अब एक चीज मैं आपको बता देती हूँ. क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करिए. ठीक है, द बेस्ट थिंग इज टू ब्रेक डाउन द क्वेश्चन एंड यू आर गोइंग टू फाइंड योर आंसर इन द क्वेश्चन इटसेल्फ एंड दैट बिकम्स द इजीएस्ट. ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है इरेशनल बिलीफ्स. ओके, तो इरेशनल बिलीफ्स, अब देखिए यहाँ पे ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी आ जाती है. ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी में क्या होता है, ये तो अलग ही थेरेपी होती है. ये फुलफिलमेंट की तरफ जाती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाती है. ठीक है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यू ऑल नो बिहेवियर से रिलेटेड है. नाउ दिस इज अगेन नॉट एन आंसर. तो रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी या रैशनल इमोटिव थेरेपी या आरईटी क्या है? द वर्ड itself says irrational. तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जो रैशनल इमोटिव थेरेपी होती है, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, एज इन या तो आरईटी या आरईबीटी, इन दोनों में से जो भी चीज होती है वो हमेशा होती है इरेशनल बिलीफ्स को हटाने के लिए. ओके, सो द मोस्ट प्रोबेबल आंसर is known as sorry the most probable answer of this question is the rational emotive therapy. Okay, now moving on further, we have a contemporary measure of IQ would investigate how well a student performs. This is a question जहाँ पे आप सब घूम सकते हो. Okay, this is the question जहाँ पे आप सब कंफ्यूज हो सकते हो. तो एक चीज याद रखना, यहाँ पे लिखा है contemporary measure. Okay, very important to understand, contemporary measure of IQ. Okay, they are not talking about the unconventional measure. They are talking about the conventional or the contemporary method. So contemporary क्या होता है? Conventional. ठीक है, तो पहले के लोग जो आईक्यू के बारे में बात करते थे, तो पहले के लोग आईक्यू के बारे में क्या बोलते थे? क्या वो ऐसे बोलते थे कि सोशल सेटिंग? नहीं, वो मानते नहीं थे कि आईक्यू इज समथिंग रिलेटेड टू सोशल सेटिंग. ठीक है, वो ऐसा बोलते थे कि आईक्यू इज रिलेटेड टू क्रिएटिव टास्क? बिल्कुल भी नहीं. क्या वो ऐसा बोलते थे कि आईक्यू ऐसा होता है कि व्हेन यू आर अंडर स्ट्रेस? बिल्कुल भी नहीं. ओके, तो पहले के लोग ये माना करते थे कंटेम्पररी या कन्वेंशनल सोच जिसको हम बोलते हैं, या तो एक और इसका ले लीजिए ट्रेडिशनल अप्रोच जिसको हम बोल सकते हैं. बेसिकली वो ये बोलते थे कि जिनका आईक्यू ज्यादा है, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, ऑन ए लिमिटेड सेट ऑफ कॉग्निटिव टास्क, सो दिस इज द आंसर. ओके, तो कंटेम्पररी व्यू ये कहता था कि अगर वो कॉग्निटिव टास्क अच्छा कर लेता है तो उसका आईक्यू बहुत अच्छा होगा. ओके, मूविंग ऑन फर्दर, it says a little bit of case study involved. Anirudh is great at maths
and interpersonal reasoning, but he seems to struggle with verbal skills and ability. So, which theorist would support the idea that it is possible for a person to have separate or multiple intelligence? ठीक है. So whenever we talk about multiple intelligences, again the most, I would say द मोस्ट इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा रेलेवेंट जो थ्योरी है ना, वो है मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की. ठीक है. तो इनमें से हम बताते हैं फर्स्ट चैप्टर में किन किन के नाम आए थे. सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं. ठीक है. नोआम चॉम्स्की, नहीं, was not related to the first chapter. Now, एल्फर्ड बिने ने क्या दिया था? एल्फर्ड बिने ने तो इंटेलिजेंस दिया था, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस देते थे ये लोग. ठीक है, तो यहाँ तो नहीं आएंगे ये. ओके. नाउ चार्ल्स स्पियरमैन ने कौन सी थ्योरी दी थी? 50-50 वाली बात हो जाती है वापस. ठीक है. चार्ल्स स्पियरमैन ने जो थ्योरी दी थी, वो थ्योरी कोई और थ्योरी थी जिसको हम बोलते थे वन फैक्टर, टू फैक्टर, यूनिफैक्टर, ये सारी थ्योरीज. ठीक है. आई वोंट टेल. सो जैसे सबसे पहली बात, मल्टीपल इंटेलिजेंस का जहां नाम आता है वहां नाम होगा हावर्ड गार्डनर का. सो इसका आंसर है हावर्ड गार्डनर. ओके. रिमेंबर, यू नो, आई थिंक यू ऑल प्रोबेबली नो इट. नहीं पता तो इसको दिमाग में बिठा लो अपने, कि हावर्ड, जब 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 मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की बात होगी तब तब हावर्ड गार्डनर का नाम आएगा. ओके. नाउ अगेन अ केस स्टडी. रोहित हैज अ गुड वर्बल एप्टीट्यूड. ठीक है. हम इसमें कीवर्ड्स मार्क करते हैं. ओके. पहले तो रोहित हैज अ गुड वर्बल एप्टीट्यूड. ठीक है. और क्या क्या है उसके पास? रोहित के पास में मैथ्स भी है, एज इन ही इज गुड इन मैथ्स. मैथ्स है नहीं, ही इज गुड इन मैथ्स. ओके. मैथ्स भी है, और ही डील्स वेल विद अदर्स. ठीक है. एंड इज क्वाइट गुड एट सॉल्विंग द रूबिक क्यूब. रूबिक क्यूब पता है सबको? वो ऐसा वाला जो क्यूब होता है. ओके. तो उसके पास इतनी सारी एबिलिटीज हैं कि उसका एप्टीट्यूड, वर्बल एप्टीट्यूड अच्छा है. वो रूबिक क्यूब सॉल्व कर सकता है, वो लोगों से अच्छे से बात कर सकता है, एंड ही इज गुड इन मैथ्स. ओके. नाउ, whereas the next person, that is Sanjay, he knows a lot about nature. Okay. Sanjay knows a lot about nature. He's a good tennis player and he plays the harp in the orchestra, as in something related to music. Okay. Now, according to Gardner's theory of multiple intelligences, जिसका हमने अभी पिछले वाले स्लाइड में एक क्वेश्चन किया, he, according to his theory, who is more intelligent? तो यहाँ पे हम क्वेश्चंस देखेंगे अभी. ये बोल रहे हैं कि इन दोनों में से कौन इंटेलिजेंट है. ठीक है. कंटेम्प्रेरी व्यू पे मत जाइएगा अभी. यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है रोहित, बिकॉज ही हैज हाई वर्बल एंड मैथ एबिलिटी. ओके. ऐसा नहीं, ऐसा कंटेम्प्रेरी व्यू था. हार्वर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंग, अभी हम हार्वर्ड गार्डनर पढ़ रहे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैथ्स और वर्बल में जो हाई होते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं. ओके. तो ये तो रूल आउट हो गया. सेकेंड, वापस रोहित, बिकॉज संजय's abilities don't demonstrate his intelligence, doesn't make any sense. तो ये भी रूल आउट हो गया. रोहित, because he has more abilities than Sanjay, ruled out. Okay. So the last option, that is neither, they are just differently talented. Okay. क्योंकि उन दोनों की अपनी अपनी अलग एबिलिटीज हैं. और रोहित अगर वर्बली इंटेलिजेंट है, मैथ्स में इंटेलिजेंट है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, तो संजय के पास नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है. Okay. He has musical intelligence, like this. So they are differently talented. So the most probable answer to this question is D. They are differently talented, right? Now, moving further, giftedness from a teacher's point of view. टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से गिफ्टेडनेस क्या है, एज इन इनमें से किस चीज का कॉम्बिनेशन है. ठीक है. नीचे से चालू करते हैं अब हम. हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी, हाई डिपेंडेंस. ये दोनों तो थोड़े ठीक लग रहे हैं, बट ये जो हाई डिपेंडेंस है, दिस बेसिकली रूल्स आउट, मतलब ये चीज रूल आउट कर देती है इस पर्टिकुलर ऑप्शन को. ओके. हाई एबिलिटी, हाई कमिटमेंट, हाई टैलेंट. नहीं, जरूरी नहीं है गिफ्टेडनेस में आपका टैलेंट ही हो, जरूरी नहीं है. दिस इज नॉट नेसेसरी. तो ये भी रूल आउट हो गया. हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी, हाई कोऑपरेशन. आपने एक चीज पढ़ी होगी, जो गिफ्टेडनेस होती है, गिफ्टेडनेस में जो एक इंडिविजुअल होता है, he or she likes to work in his own self, among his वो ज्यादा इंटरैक्ट नहीं करता दूसरों से. तो कोऑपरेशन तो हटा ही दीजिए, तो ये रूल आउट हो गया.
right? So the best possible answer is high ability, high creativity, and high commitment. अब high ability, high creativity, or high commitment, या सिर्फ commitment, these are the key features of giftedness. Okay, so the most probable answer for this is A. Now, moving on is Tanay is a diligent boy who shows commitment, persistence, patience. ये qualities है उसकी. Okay, all his behavior is goal directed. The most important thing to mark. So such characteristics focus on dash facet of integral intelligence. तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जब भी गोल डायरेक्टेड आ जाता है ना, तो वी हैव डिस्कस दिस अर्लियर, गोल डायरेक्टेड जहां भी आता है, ठीक है, गोल डायरेक्टेड इज ऑलवेज रिलेटेड टू जॉब, ऑलवेज रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग an organization, yeah, you know, some kind of job. Okay, so the most probable answer of this is entrepreneurial competence, right? So when it's goal directed, you have to mark entrepreneurial competence, right? Now, moving on further, dash are enduring beliefs about an ideal mode of behavior. Okay, so I think you know, all of you know कि you know, कस्टम्स, बिलीफ्स, ठीक है, हमारी और भी बहुत सारी चीजें जो हमारी खुद की होती है और हमें बोला जाता है दिस इज द आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर, ठीक है। तो प्रेफरेंसेस तो बिल्कुल नहीं हो सकती वो, ओके, आई एम सो सॉरी, या प्रेफरेंसेस तो हो ही नहीं सकती, इंटरेस्ट तो और नहीं हो सकता, आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर इंटरेस्ट तो हो ही नहीं सकता, ओके, सेम एटीट्यूड भी नहीं हो सकता, एटीट्यूड इज अ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ आवर पर्सनालिटी। द मोस्ट you know, the best answer for this is values, because you know, we say कि you know, look at his values, या उसकी values देखो, कितना ideal mode of behavior है यार उसका। तो ये जो values है ना, ये वो beliefs हैं एक ideal mode of behavior की, right? Now, moving on further, when the behavior is influenced more by situational factors, it is called as, ठीक है। तो अगेन आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा हुआ है, ओके। तो बिहेवियरिज्म तो होगा नहीं, असेसमेंट तो पूरी तरह से रूल आउट हो जाता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस कुछ और ही हैं, तो इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर इज सिचुएशनिज्म। तो आप सबको पता है कि बिहेवियर बहुत बार, जैसे हम बोलते हैं सिचुएशनिज्म का जो पर्सपेक्टिव है आपके चैप्टर 1 में, पेज नंबर 1 पे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बाद जो सिचुएशनिज्म दिया है वो ये है, ठीक है, जो कि कहता है कि हमारा बिहेवियर बहुत बार एनवायरनमेंट और उसकी सिचुएशंस जो होती हैं, जो भी सिचुएशंस होती हैं, उनसे बहुत ज्यादा गवर्न होता है, राइट? सो द बेस्ट आंसर फॉर दिस इज सिचुएशनिज्म, राइट? नाउ, moving further, Dash sets up an emotional resonance between the therapist and the client. Okay, so the best answer would be, I think you all know still, um, compassion, yeah, could be, okay, could be an answer. Sympathy, sympathy, do you think sympathy could be an answer? Sympathy is as in, you know, sympathy वो चीज होती है कि अगर सामने वाले कुछ तकलीफ हो रही है, तो you know, I feel pity on that person, right? I'm not feeling the person, okay? Warmth तो एक अपने आप में, you know, love, warmth is a different concept altogether. The best answer for this is empathy. Empathy क्या होती है? Empathy ये होती है wherein, you know, if you are in a problem, I should actually put myself in your shoes and think. Only then I will be able to, you know, probably assess your situation. That is empathy, okay? तो एक client counselor relationship या एक psychological psychology या एक जिसकी या एक client की relationship में empathy होना is a very important part, okay? Now, moving on further, before we start with the 10th question, I would like to request you all, please hit the like, subscribe, and the share button so that, you know, more people get benefited out of it. Now, where was the first laboratory of modern psychology established? ठीक है, all of you know, सबसे पहली बात तो किसने establish की थी, उसकी बात कर लेते हैं। मिस्टर विलहेल्म वुंट ने ये लेबोरेटरी एस्टैब्लिश करी थी। कहाँ पे एस्टैब्लिश करी थी? लीप्जिग, जर्मनी में एस्टैब्लिश करी थी। आप लीप्जिग याद नहीं आता, आप जर्मनी याद रख लेना, आपको अपने आप लीप्जिग याद आ जाएगा, ओके? सो ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ साइकोलॉजी।
Okay, see, I'll tell you, देर आर मेनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस, ठीक है, क्योंकि एंड वो कंफ्यूजन होने ही थे बिकॉज यू नो व्हेन आई स्टडीड साइकोलॉजी, व्हेन आई स्टार्टेड स्टडिंग साइकोलॉजी इयर्स बैक, तो हमेशा मुझे भी ये कंफ्यूज करता था। आज जो भी साइकोलॉजी सबसे पहले चालू करता है ना पढ़ना, उसे भी कंफ्यूज करता है, क्योंकि सिगमंड फ्रॉइड ने इतना कुछ दिया है साइकोलॉजी को, इतना कुछ उनने कॉन्सेप्चुलाइज किया है, तो लोगों को कंफ्यूजन होते हैं कि इज फ्रॉइड द फादर ऑफ साइकोलॉजी और वुंट द फादर ऑफ साइकोलॉजी। सो let us clear that Wilhelm Wundt is known as the father of psychology. Okay, moving on further, giftedness from a teacher's point of view depends on a combination of, okay, high ability, high creativity, high commitment. This particular answer is the right answer. Okay, now moving on further, intelligence is composed of one general factor, that is the G factor, okay, and several specific factors, that is the S factor. Okay, so who gave this theory? आप सबको पता है कि ये जो G फैक्टर और S फैक्टर थे, G फैक्टर को हम जनरल फैक्टर बोलते हैं, S फैक्टर को हम स्पेसिफिक फैक्टर बोलते हैं। तो ये जो दोनों फैक्टर्स थे, ये किसने दिए थे? ये दोनों फैक्टर्स जिसने दिए थे उसका नाम है चार्ल्स स्पीयरमैन। ओके, स्टर्नबर्ग ने तो एक अलग ही थ्योरी दे दी थी। ओके, स्टर्नबर्ग गेव अ डिफरेंट थ्योरी, हार्वर्ड गार्डनर गेव अ डिफरेंट थ्योरी, गिलफर्ड ने एक अलग स्ट्रक्चर दिया था। सो द बेस्ट आंसर फॉर दिस इज हु? चार्ल्स स्पीयरमैन। ओके, नाउ मूविंग ऑन फर्दर, द बेस्ट स्पेशल एबिलिटी बड़ी अच्छी होती है, इट्स द मोस्ट इजिएस्ट टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। ओके, तो स्पेशल एबिलिटी किस चीज को रेफर करती है? ओके, यूजिंग द बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी है, एंड बेसिकली क्रिएटिवली, तो ये तो काइनेस्थेटिक पार्ट हो गया, राइट? दिस इज नोन एज द काइनेस्थेटिक पार्ट। सेंसिटिविटी टू फीचर द नेचुरल वर्ल्ड, तो ये तो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस हो गई, राइट? सो नन ऑफ द अबव नहीं, द बेस्ट आंसर इज स्किल्स इन फॉर्मिंग द विजुअल इमेजेस एज वेल एज द पैटर्न्स। ओके, जो आर्किटेक्ट्स होते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं, उनकी स्पेशल एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, राइट? नाउ the second last question says, sensitivity to the features of natural world can be best described as. In the previous slide, thoda sa naturalistic ka pad liya tha. So the best possible answer over here is the naturalistic intelligence. Kisne diya tha? Howard Gardner ne diya tha. Okay. Now, the last question is, who argued that culture provides a social context in which people live, grow and understand the world around them? Okay, बीएफ स्किनर ने तो अलग, बीएफ स्किनर ने क्या दिया था अगर आपको याद हो तो? किसी टाइप की कंडीशनिंग दी थी। ओके, तो उसको कमेंट में बताइएगा कौन सी टाइप की कंडीशनिंग दी थी बीएफ स्किनर ने। ओके, सो फ्रॉइड, नॉट एट ऑल, क्योंकि फ्रॉइड ने तो साइकोएनालिसिस दिया था। केटलमैन, not at all. So the best answer is Vygotsky. Lev Vygotsky gave this particular social context. Okay, so now I think we are done with the most probable 15 questions from the chapter 1 of psychology. I will be back in the next session with the chapter 2 and the most probable questions from chapter 2 of psychology. Till then, bye bye and take care.